हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में अपन आमेर की हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको जो आमेर के शासक थे भारमल, उनके बारे में आपको बताया था कि 1562 में सांगानेर के चगताई खां की मदद से भारमल के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है और सांबर में स्वीकार की जाती है और अपनी जो पुत्री थी हरकाबाई, उस हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में करवा दिया जाता है और अकबर प्रसन्न होकर जो भारमल था इसको राजा मीर ए सामी तथा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान करता है। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले जो शासक बनते हैं भगवंत दास, जो भारमल के पुत्र थे, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो अगले जो आमेर के शासक बने थे उनका नाम था भगवंत दास। भगवंत दास जो शासक कहां के, आमेर के। अगर इनके समकालीन मुगल वंश के शासक की बात करें तो मुगल शासक आते हैं अकबर। इनके समकालीन मुगल वंश के जो शासक थे उनका नाम था अकबर और अकबर के द्वारा इन भगवंत दास को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था। तो अकबर द्वारा इनको 5000 का जो मनसब था ये प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखोगे कि भगवंत दास को अकबर के द्वारा 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। आगे अगर अपन बात करें तो गुजरात में एक स्थान पड़ता है सरनौल और उस सरनाल में मिर्जा विद्रोह होता है जो अकबर के ही भाई बंधु लगते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गुजरात में जो सरनाल स्थान है वहां पे अकबर के जो करीबी रिश्तेदार थे उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और आपने पढ़ा भी होगा, बाबर के अगर पिताजी का नाम आपको याद हो तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो उससे भी अपन को इस बात का पता चलता है कि सरनाल गुजरात में एक विद्रोह हुआ था। तो स्थान कहां पे, सरनाल। और सरनाल कहां पे पड़ता है, गुजरात में। और इस सरनाल जो गुजरात था यहां पे एक विद्रोह होता है और विद्रोह का नाम था मिर्जा विद्रोह। यानी अकबर के विरुद्ध सरनाल गुजरात में कौन सा विद्रोह हुआ, मिर्जा विद्रोह हुआ था। और इस मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए अकबर के द्वारा भगवंत दास को भेजा गया था। कहां पे, सरनाल में। तो इस भगवंत दास के द्वारा सरनाल में अर्थात गुजरात में इन मिर्जाओं का ऐसा कत्लेआम किया गया था कि बहुत भयंकर। तो इस भगवंत दास के द्वारा इस मिर्जा विद्रोह को क्या किया गया, दबाया गया था। दबाया गया था। और जैसे ही इस भगवंत दास ने अकबर के कहने पर इस विद्रोह को दबाया तो अकबर के द्वारा इसको नगाड़ा और परचम प्रदान किया गया। नगाड़ा और परचम प्रदान किया गया। अब नगाड़ा का मतलब तो आप ले सकते हो जैसे ढोलक की तरह आता है। जैसे युद्ध आपने कभी
अगर किसी धार्मिक स्थल पे गए हो तो वहां पे नगाड़े रखे हुए होते हैं और उन नगाड़ों को बजाया जाता है। तो जैसे ही इस भगवंत दास के द्वारा सरनाल गुजरात के मिर्जा विद्रोह को दबाया गया तो अकबर ने प्रसन्न होकर इस भगवंत दास को नगाड़ा और परचम प्रदान किया। इसका अर्थ यह है कि मुगल डायनेस्टीज में या मुगल राजवंश में या मुगल एम्पायर में जितने भी जो सामंत या सूबेदार होते थे उनको मुगल वंश के शासक के अधीन रहना पड़ता था और जैसा मुगल वंश के शासक बोलेंगे उसको वैसा ही करना पड़ता था। और मुगल वंश के शासकों ने यह नियम बना रखा था कि भारत का कोई भी शासक अपनी स्वयं की इच्छा से अपने महल के सामने नगाड़ा नहीं बजवा सकता था। लेकिन अकबर के द्वारा इस भगवंत दास को यह छूट दी गई कि आप नगाड़ा भी बजा सकते हो और अपना परचम अर्थात झंडा भी लहरा सकते हो। तो ये थे भगवंत दास। और भगवंत दास के एक पुत्री आती है और पुत्री का नाम था मानबाई। पुत्री आती है और पुत्री का नाम था मानबाई। भगवंत दास की जो पुत्री थी इस पुत्री का नाम था मानबाई और इस मानबाई की जो शादी थी वो शादी किसके साथ में हुई? सलीम, जिसको अपन जहांगीर कहते हैं, जहांगीर। इस जहांगीर के साथ में इस मानबाई की शादी हो जाती है। क्या हो गई? शादी। और शादी होने के बाद में इनको एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम था खुसरो। और बाद में इसी खुसरो और सिखों के जो पांचवें गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव, उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था इसी जहांगीर के विरुद्ध, क्योंकि ये जहांगीर दारूडिया प्रवृत्ति का आदमी था, अर्थात हमेशा शराब पीने में व्यस्त रहता था। तो इस खुसरो और सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसके विरुद्ध में विद्रोह कर दिया जाता है और उस विद्रोह में जहांगीर के द्वारा उस विद्रोह का दमन किया जाता है और अपने ही पुत्र खुसरो की आंखें निकलवा ली जाती है। तो ये वो खुसरो थे जो मानबाई और जहांगीर के पुत्र थे जिनके द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। उसके अलावा ये तो रही मानबाई। और मानबाई की अगर अपन टाइटल की बात करें, उपाधि की बात करें, उपाधि, तो इनकी एक उपाधि मिलती है अपन को और उपाधि है शाह ए बेगम। शाह ए बेगम जो उपाधि किसकी है? मानबाई की। तो आप एक बार फिर देख सकते हो भगवंत दास और समकालीन भगवंत दास के मुगल वंश के जो शासक आते हैं उनका नाम था अकबर। अकबर के द्वारा इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया था और अकबर के समय में सरनाल गुजरात में अकबर के विरुद्ध एक विद्रोह होता है, मिर्जा विद्रोह, और उस मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए इस अकबर के द्वारा भगवंत दास को भेजा जाता है और इस भगवंत दास के द्वारा उस विद्रोह को दबाया गया था। इसी वजह से अकबर के द्वारा इस भगवंत दास को नगाड़ा और परचम प्रदान किया गया था। और भगवंत दास के एक पुत्री आती है और पुत्री का नाम था मानबाई। मानबाई की शादी हो गई सलीम उर्फ जहांगीर से, इनसे पुत्र पैदा हुआ खुसरो। और मानबाई की जो एक उपाधि मिलती है, जो टाइटल मिलता है, वो क्या है? शाह ए बेगम। उसके अलावा आपने एक रानी का नाम और सुना होगा, मानीबाई। ये तो थी मानबाई जो आमेर के भगवंत दास की पुत्री थी। उसके अलावा एक रानी और आती है सलीम उर्फ जहांगीर की, जिसका नाम था मानीबाई, जो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी और उसका विवाह भी सलीम उर्फ जहांगीर से होता है और उसको एक पुत्र पैदा होता है खुर्रम। तो वो खुर्रम उस मानीबाई का पुत्र था और ये थी मानबाई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मानबाई और मानीबाई में डिफरेंट समझने में आए। तो जो मानीबाई थी उसकी जो टाइटल या उपाधि मिलती है वो अपन को जगत गोसाई या फिर अपन को जोधाबाई भी मिलता है, क्योंकि वो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और ये जो मानबाई है इसकी उपाधि क्या है? शाह ए बेगम।
आप ऐसे करके इसको याद रखोगे। उसके अलावा बात करें तो ये जो भगवंत दास थे, ये भगवंत दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल में भेजे गए थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्टार लगा के, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल में भेजे गए। अर्थात महाराणा प्रताप ने अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कुल 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें से जो पहला जो तीसरा शिष्टमंडल था उसमें स्वयं ये भगवंत दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गया था, लेकिन महाराणा प्रताप को ये नहीं समझा पाए। उसके अलावा बात करें तो भगवंत दास के ही कहने पर ये जो मुगल वंश का शासक अकबर था, इसके द्वारा फतेहपुर सीकरी में संत दादू दयाल जी से भी भेंट की गई थी। तो इसको भी आप याद रखोगे कि भगवंत दास के कहने पर मुगल वंश के जो शासक अकबर थे, इनके द्वारा फतेहपुर सीकरी में जो संत दादू दयाल जी आते हैं, इनके साथ में मुलाकात की गई थी। दादू दयाल और इनके साथ में क्या की, भेंट की। यानी भगवंत दास के कहने पर मुगल वंश के शासक अकबर ने संत दादू दयाल से फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी, मुलाकात की थी। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो आमेर के कछुआ राजवंश के जो प्रतापी शासक थे, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और उनका नाम आता है मानसिंह। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अगले शासक बनते हैं मानसिंह, जिनका जन्म 1550 को मौजमाबाद सांबर जयपुर में उनका जन्म होता है और उनका पहली बार जो राज्याभिषेक था वो 1589 को बिहार में और दूसरी बार उनका राज्याभिषेक 1590 को आमेर में होता है। और अकबर के द्वारा उनको फर्जंद की उपाधि भी प्रदान की जाती है और अपने प्रधान सेनापति अकबर के द्वारा उनको बनाया जाता है। तो अगले जो आमेर के शासक थे, उनका नाम था मानसिंह। अगले जो आमेर के शासक थे, उनका नाम क्या था, मानसिंह। तो समकालीन मुगल वंश के शासक की बात करें, समकालीन मुगल शासक, तो समकालीन जो मुगल शासक थे उनका नाम था अकबर। और इधर अगर अपन बात करें मानसिंह की, तो मानसिंह का जो जन्म था, ये जन्म हुआ था 1550 में। कहां पे, मौजमाबाद में। मौजमाबाद, और मौजमाबाद कहां पे पड़ता है, सांबर जयपुर में। यानी 1550 को मौजमाबाद सांबर जयपुर में इनका जन्म हो जाता है और इनका प्रथम जो राज्याभिषेक था, राज्याभिषेक वो हुआ था 1589 को। कहां पे, बिहार में। यानी इनका पहला जो राज्याभिषेक था वो 1589 को कहां पे हुआ था, बिहार में हुआ था। और इनका जो सेकंड राज्याभिषेक था, वो सेकंड जो राज्याभिषेक था इनका, वो कब हुआ था, तो आप बताओगे 1590 को।
द्वितीय राज्याभिषेक। 1590 को कहां पे हुआ था? तो आमेर में हुआ था। और जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो उस समय अकबर के द्वारा इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। तो जब इनका जो द्वितीय बार राज्याभिषेक हुआ था तो वह कब हुआ था? 1590 को। कहां पे हुआ? आमेर में। और राज्याभिषेक के समय इनको 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था। यानी इनके अगर जन्म की बात करें तो जन्म 1550 में मौजमाबाद सांबर जयपुर में इनका जन्म होता है। पहली बार राज्याभिषेक 1589 को बिहार में और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक 1590 को आमेर में हुआ था। और जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तो उस टाइम इनको 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर मैं आपको अकबर के काल की बात बताऊं तो अकबर शासक बना था 1556 को और अकबर का देहांत हुआ था 1605 में। अर्थात 1556 से 1605 तक अकबर का समय रहा था। और अकबर ने अपनी मृत्यु से पहले अर्थात 1605 में इस मानसिंह को कितने का मनसब प्रदान कर दिया था? तो इस मानसिंह को 1605 में कितने का मनसब प्रदान किया? 1605 में ईस्वी में कितने का मनसब प्रदान किया? तो 7000 का मनसब प्रदान किया था। किसको? इस मानसिंह को, जो राजस्थान में सर्वाधिक था। अर्थात आप यहां पे लिख सकते हो अकबर द्वारा इनको 7000 का मनसब प्राप्त हुआ। जो राजस्थान में सर्वाधिक था। यानी ये जो मानसिंह है, इन मानसिंह को अकबर के द्वारा 7000 का मनसब प्रदान किया गया था। और ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे ही हिंदू शासक थे जिनको 7000 का मनसब प्राप्त हुआ था। बाकी अगर अपन देखें तो राजस्थान के सभी शासकों को लगभग 5000 या 5000 से कम के मनसब ही प्राप्त हुए हैं। केवल दो ही ऐसे शासक आते हैं, एक तो मानसिंह आमेर के शासक, उसके अलावा कोकाजीज, उनको भी 7000 का मनसब प्राप्त हुआ था। लेकिन हिंदुओं में ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिनको 7000 का मनसब मिला था। उसके अलावा बात करें तो अकबर के द्वारा इस मानसिंह को एक टाइटल दिया गया। तो वो टाइटल क्या था? उसकी बात करें तो टाइटल था फरजंद। यानी अकबर के द्वारा इस मानसिंह को फरजंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये जो अकबर था ये महत्वाकांक्षी शासक था, अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहता था। और अकबर का समय तो अकबर को महान शासकों की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अकबर के समय में काबुल में मिर्जाओं का एक विद्रोह होता है। तो उस विद्रोह के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। उसके अलावा बात करें अपन अगर मानसिंह की तो जो मानसिंह थे, इन मानसिंह के द्वारा 1569 था, उस 69 में रणथंभौर के सुरजनहाड़ा अर्थात जो बूंदी के शासक थे सुरजनहाड़ा, उन सुरजनहाड़ा का उस समय रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार हुआ करता था। तो
सुरजनहाड़ा को अधीनता में लाने के लिए इन मानसिंह का काफी योगदान रहा था। उसके अलावा इस मानसिंह के द्वारा अपनी लाइफ में, अपने जीवन काल में टोटली 77 युद्ध लड़े थे। उन 77 युद्धों में से राजस्थान के इतिहास में या मानसिंह के इतिहास में मानसिंह ने एक युद्ध हारा था, और वह युद्ध कौन सा था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध। तो ये जो अकबर थे, इन अकबर के द्वारा इनको 7000 का मनसब प्रदान किया गया था, जो राजस्थान में सर्वाधिक था इनकी वीरता को देखकर। उसके अलावा बात करें अपन अगर काबुल की, तो काबुल में इस अकबर के जो दूर के रिश्तेदार थे मिर्जा, उन मिर्जाओं ने विद्रोह कर रखा था। तो काबुल में विद्रोह किसका था? मिर्जा विद्रोह। और इन मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए इस अकबर के द्वारा अपने प्रधान सेनापति मानसिंह को भेजा गया, और इस मानसिंह ने इस विद्रोह का क्या कर दिया? दमन कर दिया। उसके अलावा इस मिर्जा विद्रोह के अलावा भी काबुल, आपको पता है कि अफगानिस्तान में काबुल पड़ता है, और अफगानिस्तान में वहां के अगर अपन बात करें काबुल के आसपास के क्षेत्रों की, तो वहां पर कुछ कुछ कबीले थे, और उन कबीलों के द्वारा भी बार बार विद्रोह किया जाता था। तो ये जो अकबर थे, इन अकबर के द्वारा इस मानसिंह के पास में संदेश भिजवाया गया कि आप वहां पे समूल नाश करके आओ। तो इस मानसिंह के द्वारा पहले तो काबुल में मिर्जाओं का दमन किया गया। उसके अलावा वहां पे जो 5 कबीले थे, उन 5 कबीलों को भी इसके द्वारा 5 कबीले, इन 5 कबीलों को भी इसी मानसिंह के द्वारा भगा भगा कर मारा गया, अर्थात इनका भी क्या कर दिया? इसने दमन कर दिया। अब यहां से आपको 2 बातें मिलेगी, क्या वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर अपन जयपुर के या आमेर रियासत के अगर अपन झंडे की बात करें, तो इनका पहले झंडा क्या हुआ करता था? सफेद झंडा। और इस सफेद झंडे में क्या थी? तो आप बताओगे झाड़ियां। यानी आमेर रियासत का जैसे मैंने पहले आपको बताया भी था कि भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज ये रहे थे। तो आमेर रियासत का पहले झंडा हुआ करता था सफेद, और उस झंडे के अंदर झाड़ियों का फोटो हुआ करता था। तो यह तो रही पहले की बात, लेकिन जैसे ही इस मानसिंह के द्वारा काबुल में मिर्जा विद्रोह, उसके अलावा रोशनी आई जाती और 5 कबीलों का विद्रोह किया गया, दमन किया गया, तभी से आमेर रियासत का झंडा क्या हो गया? पंचरंगी ध्वजा। अर्थात उसमें लाल, पीला, नीला, सफेद और हरा रंग होता था। तो आप याद क्या रखोगे कि आमेर रियासत का जो झंडा था वो पंचरंगी ध्वजा कब से कहलाने लगा था? तो मानसिंह के शासनकाल से कहलाने लगा था। उसके अलावा आमेर रियासत के पहले वाले झंडे में सफेद झंडा था और उसके अंदर झाड़ियां होती थी। तो अगर आपसे पूछे क्या झाड़शाही रियासत कौन सी है? झाड़शाही रियासत, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? आमेर। उसके अलावा आपसे पूछे झाड़शाही सिक्के, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि झाड़शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे झाड़शाही शासक
तो जहां पे आपको झाड़ दिखे, अर्थात जहां पे आपको झाड़शाही शब्द दिखे, आप सीधा सा आंसर आंख बंद करके क्या बताओगे? आमेर रियासत, जयपुर रियासत। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, मानसिंह जन्म 1550 में मौजमाबाद सांबर जयपुर में वैसे इनका जन्म हुआ। पहली बार राज्याभिषेक 1589 को बिहार में, दूसरी बार इनका राज्याभिषेक 1590 को आमेर में हुआ था और राज्याभिषेक के समय में इनको 5000 का मनसब मिला था। लेकिन अकबर ने अपनी मृत्यु से पहले अर्थात 1605 में इनको 7000 का मनसब प्रदान कर दिया था, जो राजस्थान में किसी भी हिंदू शासक के लिए सबसे ज्यादा था। उसके अलावा अकबर के विरुद्ध काबुल में एक विद्रोह होता है, मिर्जा विद्रोह, और उस मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए इस मानसिंह को भेजा जाता है और इस मानसिंह के द्वारा उस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। उसके अलावा 5 अन्य कबीले के लोगों को भी डिफीट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनका कत्लेआम कर दिया जाता है। तभी से जयपुर का जो झंडा था, तिरंगा था, वो पंचरंगी ध्वजा कहलाया, अर्थात उसके अंदर नीला, पीला, सफेद और हरा रंग फिर लगाया गया था। उससे पहले जो आमेर रियासत थी, इसका जो झंडा था उसमें केवल मात्र सफेद रंग हुआ करता था और उसके अंदर एक झाड़ का फोटो हुआ करता था। तभी से आमेर को पहले अपन झाड़शाही रियासत, उसके अलावा आपको कहां पे भी झाड़शाही शब्द दिखे, जैसे झाड़शाही सिक्का हुआ, झाड़शाही जूतियां हुई, झाड़शाही पगड़ी हुई और झाड़शाही शासक या झाड़शाही रियासत कौन सी थी, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? तो आमेर रियासत। उसके अलावा अकबर के द्वारा इनके कारनामों को देखकर इनके द्वारा एक टाइटल दिया गया अकबर के द्वारा, और नाम क्या था? फरजंद। तो फरजंद की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी? तो वो थे आमेर के शासक मानसिंह। तो अगली क्लास में अपन बिहार में विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा बंगाल में, जैसे बंगाल के पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी ढाका थी, उसके केदार को डिफीट करके इनके द्वारा शिला माता की मूर्ति को किस प्रकार से आमेर में लाया गया था और आमेर में प्रतिष्ठित करवाई गई थी, तो उन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।